हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉइल साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को विजिट करके पुराने वीडियो देख लेंगे। वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और सभी साथी एक बार चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज का सेशन। मृदा विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देख लेंगे। सबसे पहले तो इसमें पहला पॉइंट है, पहला बिंदु क्या दिया हुआ है, कैंकर नोड्यूल ज्यादातर किस मृदा में पाया जाता है? तो लाल मृदा में पाया जाता है कैंकर नोड्यूल। और दूसरा है, मृदा से सेक्सी ऑक्साइड के बाहर निकलने की प्रक्रिया किस रूप में जानी जाती है? तो पॉर्जलाइजेशन के रूप में जानी जाती है। ये आपका कई बार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। नेक्स्ट है, मिट्टी के मिश्रण की प्रक्रिया को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है मिट्टी के मिश्रण की प्रक्रिया को? ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। इसे हम पेडोटर्बेशन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है, कार्बनिक मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 20% से अधिक पाई जाती है। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, न्यूनतम सिद्धांत लॉ ऑफ मिनिमम, कई बार प्रश्न बना हुआ परीक्षा में, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो जेबी लीबिग 1840 में इसे लॉ ऑफ मिनिमम को दिए थे। नेक्स्ट है, ओसन स्तर किस मिट्टी में अनुपस्थित होता है? तो कृषित मृदा में अनुपस्थित होता है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं परीक्षाओं में। नेक्स्ट है, सबसे ऊपरी खनिज संस्तर कौन सा होता है? तो ए संस्तर होता है। और क्ले मिट्टी के कण का व्यास कितना होता है? यह कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बना हुआ है। 0.002 मिलीमीटर से कम होता है और अधिकतर परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है, मृदा संरचना जो खेती के लिए सबसे अच्छी है वह कौन सी है? तो क्रमबद्ध संरचना जिस मृदा की होती है वह खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है, अधिकांश मिट्टी का कण घनत्व कितना होता है? तो 2.65 ग्राम प्रति सीसी होता है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, समान मिट्टी का स्थूल घनत्व कितना होता है? तो यह 1.33 ग्राम प्रति सीसी होता है। इसको भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सबसे अधिक रंध्रावकाश किस मिट्टी में पाया जाता है? तो क्ले मृदा में पाया जाता है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। जितने भी हमने अंडरलाइन किए हैं या गोले में किए हैं उसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। वे सारे के सारे प्रश्न परीक्षाओं में जरूर पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, केवलिनाइट एक प्रकार का खनिज है। तो किस प्रकार का खनिज है? तो यह 1:1 अविस्तारी प्रकार का खनिज है। यह भी प्रश्न परीक्षाओं में बना हुआ है। नेक्स्ट है, माउंट मोरलिनॉइट एक प्रकार का खनिज है। तो किस प्रकार का है? तो 2:1 के अनुपात का विस्तारशील खनिज है। और दूसरा है, वर्मिकुलाइट एक प्रकार का खनिज है। तो 2.1 सीमित विस्तारशील खनिज है। और अगला है, क्लोराइड्स खनिज के प्रकार हैं। तो 2:2 या 2:1:1 खनिज होते हैं। तो ये आपके कैसे होते हैं? ये जितने भी अंडरलाइन किए गए हैं वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में विकसित मृदा गढ़ जिसमें कोई संस्तर नहीं होता है तो यह एंटीसॉल मृदा कहलाती है। यह भी प्रश्न बना हुआ है। और अगला पॉइंट है, काली कपास मिट्टी पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। और अगला पॉइंट है, मिट्टी के एक फरो स्लाइस का वजन कितना होता है? तो 2.25 × 10⁻6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। यह भी आप याद रखिएगा। यह भी कई बार प्रश्न बना हुआ परीक्षाओं में। नेक्स्ट है, 1 हेक्टेयर भूमि की 1 सेंटीमीटर सतह की गहराई तक का वजन कितना होता है? तो 150 टन होता है। यह भी परीक्षा में पूछा गया पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, जल क्षरण में मिट्टी का जल द्वारा नुकसान की सीमा जो स्वीकार्य है कितना है? तो 12 टन प्रति हेक्टेयर स्वीकार्य है, जो कि जल क्षरण के द्वारा नुकसान होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट आपका, रेतीली अंश का मुख्य गठन है। तो क्वार्टज रेतीली मिट्टी में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की पटल पर सबसे प्रमुख खनिज
क्या होता है, तो फेल्सपार होता है और 48% पाया जाता है पृथ्वी की सतह पर, अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज्यादा फेल्सपार पाया जाता है, 48% पाया जाता है। याद रखिएगा, कई बार प्रश्न बने हुए हैं परीक्षाओं में। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सी दलहनी फसल वातावरण से नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं के बराबर करती है, तो यह दलहनी फसल आपका राजमा है। याद रखिएगा, यह भी कई बार प्रश्न बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय मृदाओं में मुख्य पोषक तत्वों में सबसे ज्यादा कमी किसकी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन की पाई जाती है। यह भी आपके परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, जबकि अधिकांश भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म पोषक तत्व की ज्यादा कमी पाई जाती है, तो जिंक की कमी पाई जाती है, और मुख्य पोषक तत्व में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। दोनों के दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पहला निर्मित उर्वरक कौन सा है, तो सिंगल सुपर फास्फेट, इसे हम SSP के नाम से जानते हैं। यह भारत में निर्मित पहला उर्वरक है। याद रखिएगा, कई बार प्रश्न बने हुए हैं परीक्षाओं में। नेक्स्ट पॉइंट है, ICAR द्वारा मिट्टी का वर्गीकरण कितने समूह में किया गया है, तो 8 समूहों में किया गया है। अगला पॉइंट है, पौधों पर लवणता का प्रतिकूल प्रभाव किस कारण से पड़ता है, तो ऑस्मोटिक दबाव के कारण पड़ता है लवणता का प्रतिकूल प्रभाव। अगला है, एपिकल कली यानी बड का प्रभुत्व किस हार्मोन के कारण होता है, तो ऑक्सिन के कारण होता है। ऑक्सिन से क्या होते हैं, आपके बड जो होते हैं बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो फसलें नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में सीधे अवशोषित करती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, धान और आलू ऐसी फसलें हैं जो नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में लेती हैं। यह कई बार परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से बना हुआ है। अगला पॉइंट देखेंगे, धान में अमोनियम उर्वरकों को खेत के कौन से क्षेत्र में दिया जाना चाहिए, तो रिड्यूस जोन में दिया जाना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है, सामान्यतया धान के खेत में नाइट्रेट उर्वरक काम में नहीं लेते। यदि नाइट्रेट उर्वरकों को धान की फसल में देना पड़े तो मिट्टी के किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑक्सीडाइज्ड जोन में दिया जाता है। याद रखिएगा कि धान में अमोनिया उर्वरकों को खेत के कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो रिड्यूस जोन में। लेकिन अगर नाइट्रेट उर्वरक खेत में देना पड़े तो हम उसे ऑक्सीडाइज्ड जोन में देंगे, तो इससे ज्यादा लाभ होगा। अगला पॉइंट है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन अवशोषण का प्रमुख स्रोत क्या है, तो नाइट्रेट के रूप में ज्यादा से ज्यादा पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं। अगला पॉइंट है, वर्ष 2015 से विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, पास्कल किसकी इकाई है, तो दबाव की इकाई है। और मिट्टी की सबसे छोटी मात्रा 1 से 10 मीटर स्क्वायर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पेडॉन कहा जाता है। सबसे छोटी इकाई मृदा की जो होती है उसे हम पेडॉन के नाम से जानते हैं। यह भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है, मिट्टी में गैसों का अधिकांश विनिमय निम्न कारण से होता है। किसके कारण से होता है, तो प्रसार यानी डिफ्यूजन के कारण गैसों का अधिकांश विनिमय मिट्टी में होता है। अगला पॉइंट है, कार्बनिक पदार्थों के डालने से मृदा का स्थूल घनत्व क्या होता है, तो स्थूल घनत्व मृदा का घटने लगता है। यह भी आपके परीक्षाओं में कई बार प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। अगला पॉइंट है, लाल मिट्टी में प्रमुख मिट्टी का खनिज है, तो कौन सा खनिज है, तो केओलिनाइट खनिज है। अगला पॉइंट है, लाल रंग की मिट्टी में लाल रंग की उपस्थिति किसके कारण होती है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण होती है। यहाँ से भी कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, तो किसके लिए होती है, शुष्क भूमि कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है काली मृदा। यह आप याद जरूर रखिए। काली मिट्टी में प्रमुख मिट्टी का खनिज है, तो अगर काली मिट्टी का प्रमुख खनिज पूछा जाए तो माउंट मोर्लिनाइट आपका प्रमुख खनिज होता है। अगला पॉइंट है, काली कपास मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है, और यह कई बार परीक्षा में प्रश्न बना हुआ है। अगला पॉइंट है, एजोला का व्यापक रूप से जैविक उर्वरक के रूप में किस फसल में प्रयोग किया जाता है, तो धान की फसल में इसको प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिट्टी के किस आकार के कण कोलाइडल गुण दर्शाते हैं, तो किस कण के आकार के कण 0.001 मिलीमीटर व्यास से कम वाले कण जो है आपके कोलाइडल गुण दर्शाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कोलाइड्स
शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ग्राहम के द्वारा दिया गया था 1861 में। बेकिंग सोडा का क्या सूत्र होता है? इसका सूत्र होता है NaHCO3। यह आपका कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बना हुआ है, याद रखिएगा, और JRF के 2006 में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है कास्टिक सोडा का क्या सूत्र होता है? तो NaOH होता है। और अगला पॉइंट है शून्य जुताई का परिचय कराने वाला कौन सा देश पहला है? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसने शून्य जुताई का परिचय दिया था। अगला पॉइंट है यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में क्या किसमें बदलता है? तो अमोनियम कार्बामेट में बदल जाता है। और अगला पॉइंट है विद्युत चालकता इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का प्रयोग किसको व्यक्त करने के लिए किया जाता है? तो मृदा की लवणता को व्यक्त करने के लिए विद्युत चालकता का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है गेहूं में परागकण बांझपन यानी पॉलन स्टेरिलिटी किसके कारण से होती है? तो बोरान की कमी के कारण पॉलन स्टेरिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बैलास्ट तत्व है एल्युमिनियम और सिलिकॉन को हम बैलास्ट तत्व के रूप में जानते हैं। अगला है किस राज्य में लाल मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो तमिलनाडु में प्रमुख रूप से लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला पॉइंट है किस राज्यों में लेटेराइट मिट्टी प्रमुख है? तो कर्नाटक और केरल में सबसे ज्यादा लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला पॉइंट है भारतीय मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा आमतौर पर कितनी होती है? तो 0.5% से कम होती है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट देख लेंगे। अगला पॉइंट है सबसे अधिक हरी खाद की फसल है यानी प्रमुख हरी खाद की फसल कौन सी है? सनहेम्प है, जिसे हम क्रोटेलेरिया जेनेसिया के नाम से वैज्ञानिक नाम से जानते हैं, वानस्पतिक नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है लकड़ी का विघटन मुख्य रूप से होता है तो किसके द्वारा होता है? तो एक्टिनोमाइसीट्स के द्वारा इसका विघटन होता है। अगला पॉइंट है NIF जीन किसके लिए जिम्मेदार है? तो यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए जीवाणुओं में पाया जाता है NIF जीन। अगला पॉइंट है एक्टिनोमाइसीट्स की सबसे अधिक संख्या कहाँ पर होती है? तो क्षारीय मिट्टी में होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है महीन बनावट वाली मिट्टी किसके प्रति अधिक संवेदनशील होती है? तो पानी के क्षरण के प्रति अधिक संवेदनशील होती है महीन बनावट वाली मिट्टी। इसका क्षरण जो है अधिकतम होता है अन्य मिट्टियों की अपेक्षा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ज्यादातर सभी फसलों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? तो बलुई दोमट मृदा सबसे उपयुक्त होती है। और अगला देखेंगे धान का पौधा मिट्टी में बहुत कम स्तर तक या O2 की अनुपस्थिति को भी सह सकता है, यानी धान का पौधा जो है बहुत कम स्तर तक ऑक्सीजन लेवल को सह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मृदा परीक्षण के लिए मिट्टी के नमूने का वांछित आकार कितना होता है? तो 0.5 से 1 किलोग्राम मिट्टी के नमूने को हम लेते हैं। अगला पॉइंट है बोरान के प्रति सर्वाधिक सहिष्णुता वाली फसल कौन सी है? तो चुकंदर फसल है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।